वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में मरीज फीडबैक सिस्टम लागू करेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में नया फीडबैक सिस्टम लागू करने जा रही है। अब इलाज के बाद मरीज उनके परिजन अस्पताल की सेवाओं पर अपना सुझाव दे सकेंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गायत्री राठौर ने जेके लोन अस्पताल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि मरीजों से मिलने वाला फीडबैक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का आधार बनेगा। इस व्यवस्था से अस्पतालों को अधिक पेशेंट फ्रेंडली बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना और पशुओं की देखभाल को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पशुपालकों को प्राकृतिक या आकस्मिक नुकसान की स्थिति में राहत मिलेगी। राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी, 25 दिसंबर से स्कूलों में 10 दिन अवकाश। राजस्थान में मौसम बदलने वाला है और ठंड का असर तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में 10 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। इससे बच्चों को ठंड से सुरक्षा मिलेगी। विभाग ने कहा कि यदि तापमान और गिरा और ठंड का असर बढ़ा तो अवकाश अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। सीएम अजय लाल ने पीएम मोदी को सौंपा रिपोर्ट कार्ड, आज कैबिनेट बैठक संभावित बदलाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे ने राज्य की राजनीति और शासन में हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर तैयार रिपोर्ट कार्ड सौंपा और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति साझा की। उन्होंने पीएम को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इस बीच आज जयपुर में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिससे मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जयपुर राजभवन अब कहलाएगा लोक भवन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बदला नाम। जयपुर स्थित राजभवन का नाम अब आधिकारिक रूप से लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के निर्देश पर जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह बदलाव प्रशासनिक और सांकेतिक रूप से जनता और केंद्र शासित की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। नए नाम के बाद भवन से जुड़ी सभी सरकारी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों में भी परिवर्तन लागू होगा। इस कदम को राज्य में पारदर्शिता और जनसमर्पित व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। डूंगरपुर में महिलाओं का कलेक्टरी पर प्रदर्शन, पुलिस से झूमाझटकी हुई। डूंगरपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की मांग को लेकर महिलाएं लगातार 9 दिन से धरने पर हैं। मंगलवार को 9वें दिन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्री में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार से रोजगार सुनिश्चित कराना है। कांग्रेस की ओर से किया जा रहा यह धरना अब प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है। हलेना में राजीविका महिलाओं ने सरपंचों के खिलाफ हंगामा, भुगतान और रिश्वत के आरोप। भरतपुर के हलेना क्षेत्र में राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने सरपंचों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि वे नियमित रूप से सफाई कार्य कर रही हैं, लेकिन पिछले 7 महीनों से उनका भुगतान रुका हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भुगतान जारी करने के बदले सरपंच आधे पैसे रिश्वत के रूप में मांगते हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने हक की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की अपील की है। इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली रैली को लेकर कांग्रेस सक्रिय, राजस्थान से 50,000 और जयपुर से 8,000 लक्ष्य। कांग्रेस की ओर से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए राजस्थान में तैयारियां तेज हो गई हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत होने वाली इस रैली में बड़ी भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने राज्य से 50,000 लोगों का लक्ष्य तय किया है। वहीं जयपुर शहर से 8,000 कार्यकर्ताओं की रैली में जाने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर भागीदारी सुनिश्चित करने की कवायद जारी की गई है। तारागढ़ दरगाह ने 40वें दिन मृत्यु भोज पर लगाए पूर्ण पाबंदी। तारागढ़ पहाड़ी स्थित खुद्दाम सैयद जागदान दरगाह हजरत मीरा साहब ने समाज में व्याप्त 40वें दिन मृत्यु भोज की कुरीति को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भोज आयोजित नहीं करेगा। पाबंदी का उल्लंघन करने पर पंचायत किसी भी तरह का सहयोग या सामग्री नहीं प्रदान करेगी।
इस निर्णय की जानकारी दरगाह और आसपास की बस्तियों में नोटिस के रूप में चस्पा कर दी गई है, ताकि सभी लोग जागरूक हों और परंपरा बंद हो सके। एसएमएस अस्पताल में नाइट ओपीडी शुरू, रात में मरीजों के लिए अलग डॉक्टर तैनात। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में अब मरीजों को रात में भी ओपीडी सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन इमरजेंसी विभाग में नाइट ओपीडी की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रहा है। रात के समय बड़ी संख्या में बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द जैसे सामान्य रोगों से पीड़ित मरीज इमरजेंसी में पहुंचते हैं। अब इनके लिए अलग से डॉक्टर तैनात रहेंगे, जिससे इमरजेंसी का बोझ कम होगा और मरीजों को तेज व बेहतर उपचार मिल सकेगा। सफलता के बाद इसे अन्य अस्पतालों में भी लागू किया जा सकता है। गोचर बचाने को संत सड़क पर उतरे, कलेक्ट्रेट में महायज्ञ और रुद्राभिषेक का विशाल आयोजन। बीकानेर जिले की 188 गांव की गोचर भूमि के भू उपयोग के बदलाव का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को गोचर बचाओ आंदोलन समिति के नेतृत्व में संत समाज, गौ प्रेमियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर 7 घंटे तक महायज्ञ और रुद्राभिषेक किया। 151 वेद पाठी ब्राह्मणों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न कराया, जिससे परिसर धार्मिक माहौल से भर गया। इस अनूठे विरोध में महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही, जिसने आंदोलन को और प्रभावशाली बना दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स निर्माण अंतिम चरण में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार नया भवन निर्माण के अंतिम चरण में है और इससे पहले इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जाता था। यह नाम परिवर्तन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य सरकारी भवनों की आधुनिक पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक और सेवा की भावना को उजागर करना है। नया नाम प्रशासन और जनता के बीच बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। राजस्थान में जल्द लॉन्च होगा एआई टूरिज्म ऐप, पर्यटकों की सुविधा बढ़ेगी। राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एआई आधारित टूरिज्म मोबाइल ऐप जल्द लॉन्च करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि यह ऐप पर्यटकों की यात्रा को और आसान बनाएगा। ऐप की मदद से पर्यटक कुछ ही समय में अपनी यात्रा की आइटिनरी तैयार कर पाएंगे। इससे यात्रा की योजना बनाने में समय की बचत होगी और राजस्थान के दर्शनीय स्थलों का अनुभव और सुगम होगा। यह सुविधा राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देगी और पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा साबित होगी। टीकाराम जूली का सीएम भजनलाल शर्मा पर हमला, राजस्थान को केंद्र शासित कहा। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजस्थान को अघोषित रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जहां निर्णय जयपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में लिए जा रहे हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है और सरकार ने दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए हैं। मतदाता सूची 2026 में राजस्थान अव्वल, देश भर में सबसे सटीक और तेज प्रगति। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 का कार्य तीव्र गति और उच्च सटीकता के साथ जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार 5,46,56,215 प्रपत्रों में से 5,39,00,000 से अधिक सफलतापूर्वक ईसीआई नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो 98% उपलब्धि दर्शाता है। 94% मतदाताओं की मैपिंग पूरी होने के कारण राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है, जब 5 विधानसभा क्षेत्रों में यह आंकड़ा 99% से अधिक है। केंद्र सरकार की सौगात, राजस्थान के 6 धार्मिक स्थलों पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। करणी माता मंदिर, खाटू श्याम जी और अन्य 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास पर कुल 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग मंदिरों के सौंदर्यीकरण, आधारभूत सुविधाओं के सुधार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है, इस निवेश से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। ओबीसी वर्ग का विस्तृत सर्वे जल्द, मूल जातियों के संरक्षण हेतु वर्गीकरण की मांग तेज। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा आयोजित की। बैठक में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि इन संवादों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल जातियों के संरक्षण और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी वर्ग का विस्तृत सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे वर्गीकरण का प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
उदयपुर और पुणे हाईवे सेफ्टी वॉल्वो बस सेवा शुरू, कई शहरों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। उदयपुर से पुणे के बीच यात्रियों के सफर को और आरामदेह बनाने के लिए फाल्कन ने हाई सेफ्टी वॉल्वो बस सेवा शुरू की है। इस लग्जरी बस में अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स, आरामदायक सीटिंग और समयबद्ध संचालन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नई सेवा से उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे कई शहरों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बस के संचालन से दोनों शहरों के बीच यात्रा कम समय होगा और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक सफर का नया विकल्प मिलेगा। राम सेतु परियोजना के तहत रामगढ़ बैराज निर्माण शुरू, जयपुर अजमेर टोंक को बड़ा लाभ। राम सेतु परियोजना के अंतर्गत कूल नदी पर रामगढ़ बैराज का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। इस बैराज के बन जाने से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के लाखों लोगों को पेयजल की बेहतर आपूर्ति मिलेगी। साथ ही कृषि सिंचाई के लिए भी अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना से क्षेत्र की जल समस्या से उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बैराज के पूरा होने पर इसकी उपयोगिता पूरे संभाग को लाभ पहुंचाएगी। जल महल पाल सुंदरीकरण में तेजी, निगम टीम मिशन मोड में लगातार सक्रिय। जयपुर के प्रसिद्ध जल महल की पाल के सुंदरीकरण कार्यों में तेजी आ गई है। नगर निगम की टीम मिशन मोड में लगातार जुटी हुई है और क्षेत्र को आकर्षक व स्वच्छ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पाल क्षेत्र की साफ सफाई, लाइटिंग सुधार, हरियाली बढ़ाने और पर्यटकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरा क्षेत्र नई जगमग के साथ पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक रूप में दिखाई देगा। ध्रुव चौधरी अंडर-11 नेशनल टेबल टेनिस में राजस्थान का करेंगे प्रतिनिधित्व। भरतपुर के युवा खिलाड़ी ध्रुव चौधरी ने टेबल टेनिस में अपनी खेल प्रतिभा से जिले का नाम रोशन किया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित अंडर-11 नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप 2025 में ध्रुव राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 6 से 13 दिसंबर तक रांची, झारखंड में आयोजित होगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ध्रुव की मेहनत और कौशल को देखते हुए राज्य और जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हिमालय से राजस्थान पहुंचा दुर्लभ विशालकाय गिद्ध, वन विभाग टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजमेर जिले में एक विशालकाय और दुर्लभ हिमालयी गिद्ध के पहुंचने से वन विभाग में हलचल मच गई। करीब 9 किलो वजन और लगभग 7 फीट चौड़े पंखों वाला यह गिद्ध भटक कर हिमालयी क्षेत्र से राजस्थान आ गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गिद्ध को सुरक्षित रेस्क्यू किया। विशेषज्ञों के अनुसार इतनी दूर मैदानी इलाकों में इस प्रजाति का आना बेहद कम देखने को मिलता है। फिलहाल गिद्ध की जांच कर उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी की जा रही है। किसानों को बड़ी सौगात, कम कीमत पे मेहंदी काटेगी नई हिना हार्वेस्टर मशीन। पाली जिले के सुजाना क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी किसानों के लिए राहत की खबर है। मेहंदी की कटाई में श्रमिकों की कमी, बढ़ती मजदूरी और मौसम के बदलाव में पैदा हो रही समस्या का समाधान जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने कर दिया है। विश्वविद्यालय ने तकनीकी नवाचार करते हुए हिना हार्वेस्टर मशीन विकसित की है। किसान कौशल विकास केंद्र और इंडिया एक्सिम बैंक के सहयोग से यह मशीन सोजत मेहंदी किसान समिति को सौंपी गई है। मेहंदी की समय पर और सुगम कटाई सुनिश्चित करेगी। दिसंबर में 230 माइनर मिनरल ब्लॉक ई नीलामी, अगले 3 माह में 400 और। राज्य में दिसंबर माह में 230 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष अगले 3 महीनों में करीब 400 और मिनरल ब्लॉक ई नीलामी के लिए तैयार किए जाएंगे। बैठक में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा की गई और नीलामों को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए रणनीति तय की गई है। संचार साथी ऐप स्वैच्छिक, यूजर चाहे तो कभी भी कर सकते हैं डिलीट। केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप मोबाइल फोन में अनिवार्य नहीं होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि यह ऐप पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यूजर अपनी मर्जी से इसे सक्रिय कर लाभ उठा सकते हैं या किसी भी समय अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐप लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है और इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करना है, न कि बाध्य करना। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।